नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखिए, देश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के बावजूद हर राज्य में साथियों के आगे कांग्रेस खुद को अपंग महसूस कर रही है। शिवसेना और एनसीपी टुकड़ों में बंटने के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास पहले जैसी ताकत नहीं रही। इसके बावजूद वर्तमान में कम विधायक होने के बावजूद भी दोनों दल उम्मीदवारों की घोषणा में कांग्रेस की बराबरी पर खड़े उतरे हैं। कुछ विशेषज्ञ ऐसे कहते हैं कि कांग्रेस की लाचारी है, तो कुछ के मुताबिक इस वक्त खुद को छोटा बनाए रखना कांग्रेस की समझदारी है। अब हाल ही में कांग्रेस को हरियाणा में हैरान कर देने वाली हार का सामना करना पड़ा। पहले से जीत के अभिमान में भूपेंद्र हुड्डा ने केजरीवाल की पार्टी को कोई भाव नहीं दिया। अब इसका खामियाजा जो है, कांग्रेस महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के साथ साथ झारखंड में भी भुगत रही है। जेएमएम ने कांग्रेस को इस बार चुनाव से पहले कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर मजबूर किया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी पर बैठे महायुति गठबंधन के तीनों साझेदार सीट बंटवारे से आगे निकल गए, बागियों पर लगाम कसने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की चौसर, हर चाल सोच समझकर। बराबर सीटों का फार्मूला, बंटवारे में संदेश गहरा। कुर्बानी, कवायद या कलाकारी, क्या है अंदरूनी कहानी। चुनाव में बार बार नाकामी, कांग्रेस के हिस्से में कमी। कांग्रेस के पास अगुवाई, गठबंधन में साथियों से मात खाई। हरियाणा में हार, जम्मू कश्मीर में सरकार से दूरी स्वीकार। अपमान का घूंट पिया, यूपी में सपा का साथ दिया। झारखंड में जेएमएम बड़ा भाई, कांग्रेस फिर छोटी नजर आई। तो यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को अखिलेश यादव ने अपमान का घूंट पीने पर मजबूर कर दिया है। तमाम पार्टियों पर समाजवादी पार्टी के सूरमा मैदान में है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनके लिए समर्थन जुटाने पर मजबूर हैं। लोकसभा चुनाव में झटका दिखाकर कांग्रेस के प्रदर्शन में फिर बड़ी गिरावट आ चुकी है। लिहाजा अब राहुल की अगुवाई में जिस कूटनीति पर कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, समझना होगा कि वो कुर्बानी, कवायद या कलाकारी में से आखिर किस परिभाषा के दायरे में आती है। इंडिया गठबंधन में अगुवाई करने वाली कांग्रेस चुनाव में साथी दलों से पीछे जा रही है। क्षेत्रीय दल लगातार कांग्रेस की सीटें कम करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं बन सका और जीतते दिख रही बाजी हाथ से छिन गई। वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन के जीतने के बावजूद कांग्रेस सरकार से दूर रही। अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी कांग्रेस को सियासी तौर पर अपमान का घूंट पीना पड़ा है। यूपी उपचुनाव में खाली हाथ रही। कांग्रेस को महाराष्ट्र में 100 से भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं झारखंड में भी पिछली बार से एक कम सीट पर समझौता करने को मजबूर होना पड़ा। लगातार कम सीटों पर मान रही कांग्रेस अपने ही बनाए इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों के सामने लाचार दिखती जा रही है। राजनीतिक जानकारों के बीच इसे कांग्रेस की कुर्बानी, सियासी कवायद या कलाकारी मानने को लेकर मतभेद है। हालांकि सब लोग ये जरूर मानते दिख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में संजीवनी मिलने के बावजूद कांग्रेस के लिए राज्यों में लगातार कमजोर होने का दौर है। अपने अब तक के सियासी इतिहास में कांग्रेस सबसे कम लोकसभा सीटों और फिर विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को गठबंधन के चलते मन मार कर समझौता करना पड़ा था और उसका फायदा भी मिला। उसके बाद से विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने लगातार क्षेत्रीय छत्रपों के सामने पूरा सरेंडर कर दिया। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस के हाथों से केंद्र के साथ ही राज्यों की सत्ता भी छिनती जा रही है। हरियाणा चुनाव में 10 साल बाद सत्ता में वापसी आती बताई जा रही कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, उसने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया है। क्षेत्रीय पार्टियों के नेता कांग्रेस की सियासी ताकत सवाल खड़े करने लगे हैं। इसी के चलते कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में गठबंधन के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से भी बाहर रहना पड़ा। कांग्रेस के पिछड़ने का ही नतीजा है कि उसे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तक भी सहयोगियों की शर्तों पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ा।
इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में खून का घूंट पीकर साथ चलने पर राजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग पर मैराथन बैठकों के बाद फार्मूला तय हो गया। वहीं झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम गठबंधन में भी कांग्रेस के लिए सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया। वहीं यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ खाली रहे। सीट शेयरिंग के मामले में महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपने सियासी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की खाली हुई 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 5 सीटों पर लड़ने की उम्मीद बैठी कांग्रेस खाली हाथ रह गई। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने बीजेपी, आरएलडी और निषाद पार्टी के कब्जे वाली 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसकी जगह समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को महज 2 सीटें गाजियाबाद और खैर ऑफर की गईं। कांग्रेस के लिए दोनों सीटें निकालना बेहद मुश्किल था। खैर सीट पर 44 साल से और गाजियाबाद सीट पर 22 साल से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। सपा के लिए भी ये दोनों सीटें काफी मुश्किल रही हैं। काफी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर सपा का समर्थन करने का फैसला कर लिया। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हैं। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के बीच बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ है। मौजूदा समीकरणों के मुताबिक गठबंधन के बीच तीनों पार्टियों ने 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फार्मूला बनाया है। एमवीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अब तक 270 सीटों पर बात कर ली है। हमारे बीच 85 सीटों के फार्मूले पर बंटवारे की सहमति बनी। शिवसेना ऑफिशियली की भी लिस्ट जारी नहीं करी। कल ट्विटर पर एक लिस्ट आई है, उसमें भी बहुत करेक्शंस हैं, वो करना पड़ेगा, वो आज हो जाएगा। लेकिन 3 पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है उस बारे में हमारा एक मत हुआ है। और बाकी के जो बचे हैं विधानसभा, उसके ऊपर अब शाम तक पूरा निर्णय हो जाएगा। हमारे कोई छोटे छोटे दल हैं, हमारे मित्र हैं, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फार्मूला नहीं है, फार्मूले की बात मत करिए आप। हो जाएगा शाम तक, कोई चिंता की बात नहीं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे से जोश में आकर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस गठबंधन का बड़ा भाई बनना चाह रही थी, लेकिन क्षेत्रीय छत्रप उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सियासी दांव के सामने उसकी एक नहीं चल सकी। कांग्रेस की उम्मीदवारी महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 100 सीटों पर भी नहीं लड़ पा रही है, जबकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया था। महाराष्ट्र के चुनाव में इससे पहले कांग्रेस ने 2009 में 170 सीटों पर और 2014 में 287 सीटों पर किस्मत आजमाई थी। वहीं 2019 में 147 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे। झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां भी कांग्रेस के गठबंधन में सीटों के समझौते के तहत पिछली बार से एक कम सीट पर संतोष करना पड़ा है। पिछली बार साल 2019 में कांग्रेस 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उसे 30 सीटें ही मिली हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही इंडिया गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत कुल 81 विधानसभा सीटों में से जेएमएम 41, कांग्रेस 30, आरजेडी 6 सीट और भाकपा माले 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शिवसेना और कांग्रेस के बीच अभी से सीएम पद की कुर्सी पर मारामारी है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए दशकों पुराने साथी बीजेपी से नाता तोड़ लिया, लेकिन इस रार का असली फायदा महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे के दौरान शरद पवार ने उठा लिया। भतीजे अजीत पवार की पार्टी तोड़ ले जाने के बाद इस वक्त उनकी अगुवाई वाली एनसीपी की सियासी ताकत तीनों दलों में सबसे कम है। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के आपस में उलझे रहने का फायदा उठाकर पवार एनसीपी के लिए दोनों दलों के बराबर 85 सीटें हासिल करने में कामयाब रही।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन से लेकर विपक्षी महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों के बीच सीटों का तालमेल जारी है। अधिकांश तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अभी बात बाकी है। एमवीए की बात करें तो इसमें शामिल शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। तीनों घटक दलों के खाते में अब तक समान रूप से 85 सीटें गई हैं। सीट शेयरिंग के फार्मूले का ऐलान करने से पहले कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी के बीच तकरार खुलकर सामने आई है। दोनों दलों की लड़ाई का फायदा शरद पवार की पार्टी को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच जारी इस लड़ाई के केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है। दोनों दल चुनाव से पूर्व अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में हैं, ताकि नतीजे गठबंधन के पक्ष में आने के बाद इसके लिए दावेदारी ठोक की जा सके। आपको बता दें कि सीएम बनने के लिए ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे का नाम सीएम कैंडिडेट के तौर पर मजबूती से उछाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस के पास इस पद के लिए कई दावेदार हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता का फायदा उसे विधानसभा के दंगल में भी मिल सकता है। एमवीए की इस लड़ाई में शामिल दलों का सारा ध्यान सीएम की कुर्सी पर है। यही कारण है कि तीनों दल बराबर की संख्या पर लड़ने का विचार कर रहे हैं। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद जिसकी संख्या रहेगी उस हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका जा सकेगा। अगर एमवीए के पास चुनाव नतीजों में बहुमत होगा तो इसमें शामिल 3 प्रमुख दलों में से जिसके पास सबसे अधिक संख्या बल होंगे उसके द्वारा सीएम की कुर्सी पर दावा पेश किया जाएगा। जब सीट शेयरिंग पर चर्चा का दौर शुरू हुआ तो कहा जाने लगा कि शरद पवार की पार्टी के खाते में तीनों में सबसे कम सीटें जाएंगी। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी के बीच ठन गई। इसका फायदा शरद पवार को मिला। जब सहमति बनी तो बराबर की हिस्सेदारी मिली। इसमें शरद पवार की राजनीतिक ताकत और उनकी बातचीत का कौशल का पता चलता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा था। उसके 6 सांसद बने थे। शरद पवार ने सीट शेयरिंग के दौरान पाटन सीट शिवसेना और यूबीटी के लिए छोड़ दी। ये पवार की जीत है, क्योंकि बीते 10 वर्षों से यहाँ उनकी पार्टी को जीत नहीं मिली है। इसके बदले उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र में कुछ अन्य सीटें हासिल कर ली है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें शरद पवार ने अपनी कौशल का लोहा मनवाया है। शरद पवार ने कांग्रेस और उद्धव गुट के साथ कई राउंड की बातचीत की। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने 85 सीटों पर दोनों दलों को राजी किया। निश्चित तौर पर यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारी पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मुझे आज दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का और महायुति का उम्मीदवार बनाया है। मैं उनके इस विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं विश्वास जताता हूं और दिंडोशी के मतदाताओं का विश्वास जीतूंगा। उन सब की सेवा करने का जो मेरा व्रत है उस व्रत को पूरा करूंगा और आखिरकार 23 तारीख को हाथ में भगवा लेकर के विधानसभा में जाएंगे और पूरे दिंडोशी के लोगों के सवालों को उठा करके दिंडोशी के लोगों का कल्याण करेंगे। कहीं ना कहीं वर्ली एक हॉट सीट मानी जाती है, उसमें आदित्य ठाकरे जी है, वहाँ पे मिलिंद देवरा जी का नाम डिक्लेयर हुआ है। क्या लगता है किस तरह से फाइट रहेगी वहाँ पे? वर्ली में नैरेटिव चेंज हो चुका है। आदित्य ठाकरे की सीट फंस गई है। अब मिलिंद देवरा उनको बड़ी चुनौती दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बात चल रही थी जो बीजेपी के लीडर है साइनेंस सिंह, उनको सीट देने वाली। मुझे ये मालूम नहीं, इस बारे में मालूम नहीं। ठीक है सर, इलेक्शंस को लेकर अब तैयारियां कैसे शिवसेना की रहने वाली है? इलेक्शन को लेकर तैयारी ये है कि अब आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र का माहौल, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद जो एक नैरेटिव लिखा गया था, एक दुष्प्रचार किया गया था कि एनडीए यानी बीजेपी, शिवसेना, उसके सभी सहयोगी दल इस देश में संविधान को नष्ट करना चाहते, बदलना चाहते, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वो सारा फॉल्स नैरेटिव के बेसिस पे वो चुनाव जीते और आखिरकार आज अक्टूबर आते आते वो पूरा नैरेटिव फेल हो गया है। इस समय महाराष्ट्र में वातावरण ये है कि जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी महायुति का भगवा लहराएगा, जिसमें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित दादा की जो एनसीपी है, तीनों पार्टियों के उम्मीदवार बड़े पैमाने पर जीतेंगे और हम पूरे बहुमत के साथ फिर से महायुति की सरकार लेकर के आ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आखिर समीकरण इस बार क्या कहते हैं, क्योंकि चुनाव में 2 बड़े गठबंधनों के बीच लड़ाई है। इनके अंदर मौजूद सियासी दल सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। नतीजन महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मैराथन बैठकों का दौर जारी है और आखिरी वक्त तक रणनीति तैयार हो रही है। इसी कड़ी में महायुति से देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं।
महाराष्ट्र चुनाव न तो महायुति और न ही महाविकास अघाड़ी के लिए इतना आसान है। वजह भी साफ है कि दोनों ही गठबंधनों में तीन बड़े दल हैं और यहाँ लड़ाई दो दलों के बीच न होकर दो गठबंधनों के बीच है। चुनाव में दो गठबंधनों के बीच लड़ाई दिखेगी, लेकिन चुनाव से पहले इन गठबंधनों की आपसी लड़ाई है। नामांकन की तारीख करीब आते आते और कई राउंड की मीटिंग के बाद आखिरकार दोनों गठबंधनों के अंदर सीटों को लेकर बात बनती दिख रही है। महाविकास अघाड़ी के बाद दिल्ली में महायुति की भी अहम मीटिंग हुई। एक और जहां काफी खिस्तान के बाद महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर बात बनी, तो वहीं अगले दिन महायुति की भी बैठक हुई। बैठक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई। अमित शाह से मीटिंग के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे। इस मीटिंग में अमित शाह ने सीटों के साथ साथ चुनाव के दौरान बागियों को लेकर खास हिदायत दी है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। इस चुनाव में बीजेपी को जीत तो मिली, लेकिन बागियों ने पार्टी की टेंशन पूरे चुनाव बढ़ाए रखी। हरियाणा में टिकट नहीं मिलने पर कई नेता बागी हो गए और निर्दलीय पार्टी के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में हुई मीटिंग में अमित शाह की नजर महायुति के बागियों पर थी। अमित शाह ने सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को सलाह देते हुए कहा कि गठबंधन में शामिल दल के बागी चुनाव नहीं लड़े। अमित शाह ने कहा कि तीनों दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़े। यहाँ जिस बगावत की बात हो रही है उसे थोड़ा समझना होगा। चुनाव में हमेशा ऐसा होता है कि टिकट चाहने वाले कई होते हैं और उनकी ओर से काफी दिनों पहले से तैयारी की जाती है। आखिरी वक्त में जब टिकट कटता है, इनमें से तो कुछ मान जाते हैं, लेकिन कुछ नेता चुनाव लड़ने पर अड़े रहते हैं। जिनको टिकट नहीं मिलता वो दूसरे दलों में ट्राई करते हैं या फिर निर्दलीय मैदान में होते हैं। महाराष्ट्र में इस बार भी ऐसा होगा और हर चुनाव में होता है, लेकिन अमित शाह ने गठबंधन के नेताओं से कहा है कि ऐसे नेताओं पर नजर रखी जाए और उन्हें मनाया जाए। साथ ही कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां गठबंधन में सीट बदली तो नेताओं ने भी पार्टी बदल दी। ये मामला भी दिल्ली बैठक के दौरान महायुति में उठा। इन सब के बीच यदि बागी मैदान में आते हैं तो भले ही कितनी भी कम सीट पाए, नुकसान महायुति का ही होगा। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन निराशाजनक था, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी का उत्साह दोगुना कर दिया है। महायुति के नेताओं को उम्मीद है कि यहां भी गठबंधन की दोबारा से वापसी हो सकती है। यही वजह है कि महायुति में शामिल सभी दल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक तमाम छोटी बड़ी चीजों पर नजर रखी जा रही है। इन चुनावों में संघ भी एक्टिव नजर आ रहा है। दोनों गठबंधनों के बीच की लड़ाई में बाजी कौन मारेगा, ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा और उसी दिन ये भी पता चलेगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर रही। तो महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था और इसीलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आलाकमान एक मैसेज देना चाहती है कि वो ये मैसेज है कि गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है और सभी पार्टियां जीतकर सरकार दोबारा बनाने जा रही हैं। वहीं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले निर्देश के बाद महायुति के तीनों बड़े नेता महाराष्ट्र लौट चुके हैं और अब उनका पूरा ध्यान इलेक्शन कैंपेन में है ताकि दिल्ली के संदेश को अमली जामा पहनाया जा सके। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।